अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। टॉपिक है परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। और सबसे पहले वर्ड रेसिप्रोकल का मतलब देख लेते हैं। म्यूचुअल। रेसिप्रोकल का मतलब जिसे उर्दू में आप बाहमी भी कहते हैं, बाहमी, दो तरफा, रेसिप्रोकल। अच्छा, यकीनन जब भी प्रॉमिसर प्रॉमिसी प्रॉमिस करते हैं तो रेसिप्रोकल ही होता है। मतलब ये है कि एक काम करने का वादा प्रॉमिसर ने किया है और उसके बदले में प्रॉमिसी ने भी कुछ काम करने का वादा किया। जैसे कि अगर प्रॉमिसर ने ये कहा था कि मैं अपनी गाड़ी आपको डिलीवर करूंगा, तो प्रॉमिसी ने कहा था ठीक है, मैं आपको फिर पेमेंट कर दूंगा, गाड़ी रिसीव करके तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो ये है रेसिप्रोकल, क्योंकि इसमें दोनों एस्पेक्ट्स आ रहे हैं ना। मतलब एक काम प्रॉमिसर ने करना है और एक काम प्रॉमिसी ने करना है। प्रॉमिसर के जिम्मे क्या काम था, लाइक उसने गाड़ी डिलीवर करनी है, और प्रॉमिसी ने क्या करना है कि उसने प्राइस पे करनी है गाड़ी रिसीव करके। सो ये है रेसिप्रोकल, मतलब बाहमी, दो तरफा, म्यूचुअल। ठीक है, डेफिनेशन हो गई। अब आगे चलें। व्हेन प्रॉमिसर इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म, क्या कोई ऐसी सूरत भी हो सकती है या है कि जिसमें प्रॉमिसर बाउंड ही नहीं है अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए? तो इसका जवाब है बिल्कुल, ऐसी सूरत है कि जिसमें प्रॉमिसर को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अपना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करे, वो अपना प्रॉमिस परफॉर्म करे। वो सूरत क्या है? वैसे आगे जाके भी इसकी एग्जांपल्स आएंगी, लेकिन यहाँ जो उसने बात की है इसी हद तक आपको बताता हूँ। एक वर्ड उसने यूज़ किया, साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एट अ टाइम, एक ही वक्त में। ठीक है, अब अगर दोनों के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट बना था, उन लोगों ने तय किया था कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे साइमल्टेनियसली। क्या मतलब साइमल्टेनियसली? एक ही वक्त में हम परफॉर्म कर रहे होंगे। तो देखिए, अगर जब कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस का वक्त आया, तो अगर प्रॉमिसर अपना पार्ट जो है वो परफॉर्म करना चाहता है, लेकिन प्रॉमिसी जो है वो अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है, हालांकि तय किया हुआ था कि हम साइमल्टेनियसली परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब प्रॉमिसर जो है वो परफॉर्म करना चाहता है, लेकिन प्रॉमिसी जो है वो परफॉर्म नहीं करना चाहता। तो इस केस में फिर हम क्या कहेंगे मजबूरन, अल्टीमेटली? क्या प्रॉमिसर फिर जरूर अपना पार्ट परफॉर्म करे? सो प्रॉमिसर नीड्स नॉट परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन दिस केस। ठीक है, प्रोविजन समझ आ गई ये चीज। और आम तौर पे ये साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस किस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स में होती है? आम तौर पे गैस करें जरा कॉमन सेंस के साथ। रूटीन में यही है, जैसे जितने भी गुड्स की सेलिंग बाइंग के आप कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कैफे पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप बुक शॉप पे जाते हैं, तो वहां पे आप किस तरह परफॉर्म कर रहे होते हैं? साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब आप बुक शॉप पे गए, आपने कहा जी फलां बुक मुझे दे दें, तो वो बुक आपको दे देगा, आप उसको पैसे दे देंगे। ठीक है, अब अगर वो आपको बुक देने पे तैयार नहीं है, तो मुझे आप बताएं, फिर आप पेमेंट करने के लिए बाउंड तो नहीं है ना? तो फिर आप भी इनकार कर दें, ठीक है, फिर मैं भी पे नहीं करूंगा। अच्छा, इसके वाइस वर्सा क्या होगा? चलें, इसके वाइस वर्सा क्या होगा? अगर आप पेमेंट देने के लिए रेडी नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो फिर बुक सेलर है वो भी बाउंड नहीं है आपको बुक देने के लिए। तो ये है, आप इस स्टेटमेंट को पढ़ के देखें और इस एग्जांपल को ज़हन में रख लीजिएगा। स्टेटमेंट पढ़ें, जो प्रोविजन के अल्फाज हैं वो जरा पढ़ लें। ये वाले जो when a contract consists of reciprocal promises to be simultaneously performed, so no promiser needs
परफॉर्म हिज प्रॉमिस अनलेस द प्रॉमिसी इज रेडी एंड विलिंग, और इसके वाइस वर्सा भी हो सकता है। जी बता दें, ओके करें, डन करें, या और कुछ वजाहत चाहिए इसके बारे में? चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा ये वाली, ठीक है, मैंने खुद से भी एग्जाम्पल दिया आपको बना के, ये वाली भी आप पढ़ लें। इसके बाद ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा, ये जो ऑर्डर का वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये उस सेंस में नहीं है, हुक्म वाली सेंस में, ये है सीक्वेंस। हेयर द वर्ड ऑर्डर इज यूज्ड इन द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस, तरतीब, ये वो वाला ऑर्डर है। तो ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा, यहाँ पे कुछ ब्रीफ लिखा हुआ, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको तफसील से बता दूँ ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बड़ी ज़बरदस्त हो जाए इस पॉइंट के बारे में, ठीक है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा इस पॉइंट को समझाने के लिए। तो वो जो इधर कर लें जब तक आप ये मेरा पॉइंट ख़त्म नहीं होता। देखिए, प्रॉमिसर प्रॉमिसी कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए खुद ऑर्डर जो है वो चूज कर लें। लॉ ने 3 किस्म के ऑर्डर्स बताए हैं, सीक्वेंसेस या तरतीब बताई है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को इस अंदाज में बना सकते हैं। अगर इस अंदाज में आपने बनाया तो फिर उसी अंदाज में आप परफॉर्म भी करेंगे, या इस अंदाज में या इस अंदाज में। अच्छा, ये जो मैंने 3 कहे हैं, इस अंदाज में, इस अंदाज में, इस अंदाज में, ये क्या चीज़ है? नंबर 1, या तो आप इस अंदाज में बना लें, डिपेंडेंट। दूसरा होता है इंडिपेंडेंट, ठीक है, और तीसरा है साइमल्टेनियस, ठीक है। ये आप पढ़ चुके हैं अभी। अब ये 2 मैंने पढ़ाने हैं आपको, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इसका क्या मतलब है? अब यहीं पे इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा इन दोनों को, चूंकि अगले पेज के ऊपर एक पॉइंट आने वाला है, उसमें यही चीज़ आपको बताई गई है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी उसने मुश्किल से अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो हम यहीं पे ज़रा आसान से अल्फाज में बात कर लेते हैं, समझ जाएंगे इंशाल्लाह। डिपेंडेंट वाली फॉर्मेशन किस तरह हो सकती है, एग्जाम्पल के ज़रिए आपको बात बता देता हूँ, ठीक है। और फिर चाहे तो आप एग्जाम्पल बाद में नोट पे कर लीजिएगा, अभी हिंट दे लें, बाद में उसको नीट कर लीजिएगा। अगर इधर देखें, एक पर्सन ने फर्नीचर बनवाना था और उसने, जो कारपेंटर है, उससे ये कहा कि टिम्बर, वुड मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, और आपने मुझे फर्नीचर बना के देना। मतलब जो भी उसने रिक्वायरमेंट बताई थी कि इतनी चेयर्स हैं, इतने टेबल्स और ये फला फला। अब इसमें आप देखें कि जो कस्टमर है वो क्या कह रहा है, वुड मैं प्रोवाइड करूंगा, और मैं प्रोवाइड करूंगा तो आप उससे फर्नीचर बनाएंगे। क्या आपको लग रहा है कि प्रॉमिसर प्रॉमिसी के बीच में बनने वाला ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये किसी न किसी तरह डिपेंडेंट है? कैसे? किसकी परफॉर्मेंस किस पे डिपेंडेंट है? किसकी परफॉर्मेंस किस पे डिपेंडेंट है? चलें, प्रॉमिसर प्रॉमिसी के वर्ड्स की बजाय आप मुझे वो पार्टीज के नाम के जरिए बता दें, जरा आपके लिए आसानी कर देते हैं। चलें बताएं। सर, जब वो वुड लेके आएगा एक पर्सन, तभी दूसरा पर्सन, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं कि कारपेंटर की जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंडेंट है कस्टमर की जो वुड प्रोवाइड करना है उस पे? ऐसा ही है, ये है डिपेंडेंट। डन कर दें? क्या बात है आप लोग, ये होता है फायदा जरा समझदार लोगों से बात करने का। तो एक पार्टी की परफॉर्मेंस दूसरी पार्टी के कंडक्ट पे डिपेंडेंट है। अच्छा, अब इंडिपेंडेंट वाला क्या चक्कर होगा? इंडिपेंडेंट वाला पहले जरा आप खुद गैस करें, फिर मैं बताता हूँ विद एग्जांपल। थ्योरेटिकली गैस करें। सर, कस्टमर कारपेंटर को बोलेगा कि फर्नीचर उसको बनवा दें। चलें, इसी एग्जांपल को मॉडिफाई कर लें। अगर कस्टमर ने कारपेंटर से कहा कि ये पिक्चर है
मतलब उसने कुछ दिखाया होगा, उसने डाउनलोड किया होगा नेट से, डिज़ाइन देखा होगा, उसने कहा यार ये डिज़ाइन है और इसके मुताबिक आपने मुझे फर्नीचर बना के देना है, बोलो कितने पैसे। उसने कहा जी 1 लाख रुपए। अब कस्टमर ने पता क्या किया, उसने कहा ठीक है मैं तुमसे बिल्कुल भी बहस नहीं करता कि पैसे कम करो, जो तुमने कहे इतने ही पे करूंगा 1 लाख रुपए, बट पैसे मिलेंगे पता कब, काम मुकम्मल होने पे, मतलब मैं तुम्हें एडवांस भी नहीं दूंगा। हालांकि ऐसा आमतौर पे होता नहीं है। उसने कहा मैं तुम्हें एडवांस भी नहीं दूंगा, 1 लाख रुपए मैं तुम्हें तब दूंगा जब फर्नीचर रेडी हो जाएगा और मुझे पसंद आएगा। अब बताएं फिर क्या कारपेंटर ने 1 लाख रुपए का इंतजार करके काम शुरू करना है या कि उसने पहले खुद से काम स्टार्ट कर देना है? खुद से काम स्टार्ट कर देना। क्या मैं इसको कह सकता हूं कि ये इंडिपेंडेंट है ये चीज? तो यहाँ पे परफॉर्मेंस इंडिपेंडेंट है। इस मिसाल के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो एक पार्टी के कंडक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। डन? क्या बात है जी, माशाल्लाह। सो यू हैव गॉट द पॉइंट। और मैंने कहा था साइमल्टेनियस, तो ये वो पहले वाला पॉइंट है जो ऑलरेडी हम लर्न कर लिए। ये 3.2 वाला जो था, नहीं 3.2 वाला ही है साइमल्टेनियस वाला। अब आ गया जी लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग द परफॉर्मेंस। एक नई बात आ गई है। अगर प्रॉमिसर प्रॉमिसी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था, बट जब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का वक्त आया और जो प्रॉमिसर है वो रेडी है अपना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए, विलिंग है, रेडी है, लेकिन प्रॉमिसी इसे प्रिवेंट कर रहा है। कौन किसे प्रिवेंट कर रहा है? प्रॉमिसी प्रिवेंट कर रहा है, मना कर रहा है, रोक रहा है प्रॉमिसर को कि आप अपना पार्ट परफॉर्म ना करो, हालांकि वो रेडी है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को उसका पार्ट परफॉर्म करने से रोक रही है, मना कर रही है। तो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस क्या होगा? दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। क्या मतलब है वॉइडेबल का? इतनी दफा हमने ये पढ़ लिया शायद आप लोग भी कहते होंगे यार क्या हो गया। वॉइडेबल का मतलब क्या पढ़ा था हमने? An agreement which becomes enforceable at the option of, which is enforceable at the option of aggrieved party। अब जी यहाँ बताएं, यहाँ पे गिल्टी और एग्रीव्ड कौन होंगे? जो प्रॉमिसर है जिसको रोका जा रहा है, एग्रीव्ड, ठीक है। और जो रोकने वाला है, जो प्रिवेंट करने वाला है प्रॉमिसी, वो क्या है? वो गिल्टी है। तो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस फिर किसकी ऑप्शन पे आ गई है? प्रॉमिसर की ऑप्शन पे। उसके पास कितनी ऑप्शंस हैं? 2। कौन कौन सी वाली? या तो वो इसको एक्सेप्ट करके मतलब रुक जाए, अच्छा यार ठीक है चलो ठीक है बस खत्म। लेकिन दूसरी ऑप्शन कौन सी है? वो डट जाए कि नहीं जनाब मैंने तो परफॉर्म करना है, ठीक है मेरा तो कोई कसूर नहीं है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन हो सकती है। लेकिन अगर वो रुक जाता है यानी प्रिवेंट हो जाता है, तो इस सूरत में कानून ने उसको एक हक दिया है। अच्छा मैं तो वैसे आपसे कहने लगा था कि आप लोग बताएं, लेकिन आप लोगों की निगाहें तो पहले ही वहाँ पे देख ली है। मतलब वो क्या डिमांड कर सकता है फिर जो एग्रीव्ड है? तो वो है कॉम्पनसेशन, ठीक है, बिकॉज ही वॉज प्रिवेंटेड। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ही इज एंटाइटल्ड टू क्लेम कॉम्पनसेशन। किससे? गिल्टी पार्टी से, मतलब जिसने रोका था उससे फिर वो कॉम्पनसेशन ले सकता है। ओके हो गया? ठीक है। वो कहेगा जनाब ये जो आपके रोकने, मुझे रोकने की वजह से मुझे नुकसान हुआ है, तो चलो फिर इस नुकसान की कॉम्पनसेशन मुझे दे दो। वैसे भाई दादा किस किस्म का नुकसान उसे हो सकता है? कोई गेस करें। अब आपको सियाने लोग कह ही दिया है तो चलें फिर। सर अगर वो फर्नीचर वाली एग्जांपल है तो सर उसने रेडी कर दिया फर्नीचर। अच्छा चेक करें जरा। अब उसने कहा कि देखो ये तुम्हारे ऑर्डर पे तैयार किया है ना, तुम्हारे डिजाइन के मुताबिक तैयार किया है,
तो ये तुम्हारे काम का है, ठीक है, स्पेशल ऑर्डर पे तैयार किया गया, तो ये अब किसी और के काम का नहीं है, ठीक है भाई। ये जो आपकी चॉइस है ये हर एक की चॉइस नहीं हो सकती। तो अगर तुम नहीं लोगे तो मुझे नुकसान हो गया है, मेरे से भी कोई और नहीं लेगा, तो फिर इसके पैसे दो मुझे, जो मुझे लॉस हुआ है, ठीक हो गया। सो ये उसकी एक एग्जांपल हो सकती है। एक एग्जांपल ये हो सकती है कि मिसाल के तौर पे आप एक पर्सन को फॉर एग्जांपल अपने घर में रिपेयरिंग का काम करने के लिए लेके आए हैं, ठीक है, और वो कोई और काम छोड़ के आया है, हालांकि उसे कोई और काम मिल गया हुआ था, लेकिन वो उसको छोड़ के आपकी तरफ आए, और जब आपने काम शुरू करना चाहा तो आप उसे मना कर रहे हो, उधर से भी ना कराया वो, और आप भी उसे मना कर रहे हो, तो क्या नुकसान हुआ इससे कि आपके, अगर आप ना करते, इसे काम करने से ना रोकते, तो एटलीस्ट वो जो उसे ऑर्डर मिल रहा था, कोई और काम मिल रहा था, वो अवेल कर लेता, अपनी दिहाड़ी लगा लेता, वो काम कर लेता, उसको पैसे वैसे वहां से मिल जाते। तो ये है लॉस। अब कोई कसर रह तो नहीं गई, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के अंदर। तो ये है कि प्रिवेंशन अगर की जाए, अगर एक पार्टी को प्रिवेंट किया जाए परफॉर्मेंस से, रोका जाए, मना किया जाए, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है उस बंदे की ऑप्शन के ऊपर। ओके हो गया। फिर है इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ प्रॉमिस विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म्ड। अच्छा, इस पैराग्राफ के अंदर अगरचे उसमें लैंग्वेज थोड़ी सी टेक्निकल से लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे जो बात की गई है वो ये वाली की गई है, इसीलिए मैंने पहले ही आपको ये समझा दिया था। ये वाला ज़रा ज़हन में लेके आ जाए, जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे तो इसमें क्या मतलब बताया गया था आपको कि एक पार्टी की परफॉर्मेंस दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल कौन सी थी? उसमें हमने क्या डिस्कस किया कि एक बंदे ने कहा था यार वुड सारी की सारी टिम्बर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, इसका मतलब है पहले इसने परफॉर्म करना है अपना पार्ट, टिम्बर प्रोवाइड करे ना एज पर प्रॉमिस। चलें बात को आगे लेके चलते हैं। अगर नहीं करता प्रोवाइड ये टिम्बर लकड़ी, तो फिर अल्फाज हेडिंग के क्या हैं? फर्स्ट, अगर जिसने वादा किया था मैं पहले परफॉर्म करूंगा, मतलब मैं पहले टिम्बर दूंगा, तो अगर ये फर्स्ट परफॉर्म नहीं करता तो मुझे बताएं क्या दूसरी पार्टी को फिर परफॉर्म करने की जरूरत है? नहीं। वो बेचारा कैसे परफॉर्म कर सकेगा जब उसके पास वुड ही नहीं है तो प्रोवाइड की गई। अब हेडिंग दोबारा पढ़ें जरा। इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ प्रॉमिस विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म्ड। और समझ आ गई? हाँ, तो एक की परफॉर्मेंस दूसरे पे डिपेंडेंट थी। अच्छा, अब ये जो एग्जांपल्स लिखी हुई है ना, इसमें से एक एग्जांपल डिपेंडेंट की है, एक इंडिपेंडेंट की है। तो रीडिंग के लिए आपको दे रहा हूँ, अगरचे हमने क्लास में खुद से एग्जांपल्स बनाई हैं सारी की सारी। कौन कौन सी भला? ये वुड वाली मिसाल थी और रिपेयरिंग वाली मिसाल, ठीक है, लेकिन साथ साथ ये वाली भी आपने गो थ्रू करनी है। इन केस कहीं पे कंफ्यूजन हो तो फिर आपने साथ ही मुझसे पूछ लेना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस टू डू थिंग्स लीगल एंड ऑल्सो अदर थिंग्स इलीगल। अच्छा, कहीं आपको लगता है ना कि ये कहीं हमने पढ़ा हुआ है ये वाला पॉइंट? शुक्र है, पहले मैं इस पे शुक्र अदा कर लूं कि ये याद आ गया कि हमने पढ़ा हुआ है। चलें अब फिर एक स्टेप आगे चलें, कहाँ क्या इसका मतलब था और मैंने एग्जांपल क्या दी थी? कंसीडरेशन में भी पढ़ा था। हाँ, एक कंसीडरेशन पे दो काम थे, एक इलीगल था और एक लीगल था। देखिए एग्जाम्पल गालिबन जो मैंने कोट की थी वो ये थी कि एक बंदे ने अपनी फैक्ट्री लगाई, उस पे वो मेडिसिन्स की ना, अब वो किसी को मैनेजर अपॉइंट कर रहा है और उसे ये कह रहा है कि इसमें देखें दुनिया को दिखाने के लिए तो मेडिसिन्स का काम होना है और होना भी है, मतलब मेडिसिन्स की फैक्ट्री मैंने लगाई है तो यहाँ पे मेडिसिन्स बननी है।
लेकिन मेरी बात सुनो, बिहाइंड द सीन यहाँ पर ड्रग्स भी बनानी है और उस काम को भी तुम्ही ने सुपरवाइज करना है। अब दो काम है, एक काम लीगल है, एक काम इलीगल है। अब उस वाले लेक्चर में हमने ये पढ़ लिया हुआ था कि अगर तो इन दोनों कामों के लिए, मतलब लॉफुल काम और अनलॉफुल काम, लीगल और इलीगल पार्ट, इन दोनों के लिए अलग अलग कॉन्सिडरेशंस तय की गई थी। लाइक उसने कहा था कि जी जो आप मेडिसिन्स का काम सुपरवाइज करेंगे तो इसकी सुपरविजन के लिए आपको 3 लाख मिलेंगे पर मंथ, और जो ड्रग्स का काम आप सुपरवाइज करेंगे उसके लिए आपको 5 लाख पर मंथ मिलेंगे, क्योंकि उधर कमाई ज़्यादा है तो उधर रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। तो अलग अलग कॉन्सिडरेशंस, बताएं क्या स्टेटस है। अगरचे हम रिपीट कर रहे हैं, फिर वंस अगेन याद आ गया, बड़ी अच्छी बात है। तो इसका स्टेटस क्या है इस किस्म के एग्रीमेंट का? जो लॉफुल वाला पार्ट है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लॉफुल पार्ट कौन सा था? मेडिसिन के काम को सुपरवाइज करना। और अनलॉफुल वाला कौन सा था? ड्रग्स के काम को सुपरवाइज करना। तो इसका मतलब मेडिसिन वाला जो पोर्शन है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, और जो ड्रग्स के काम को सुपरवाइज करने वाला पोर्शन है उस एग्रीमेंट का, वो इलीगल एग्रीमेंट और वो वाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। और ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस, वन ब्रांच बीइंग इलीगल, ये भी बताया हुआ है। दोहरा लें? ये सेम है ना? नहीं, मुख्तलिफ है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है। एग्जाम्पल भी मुख्तलिफ ही कोट की थी। ऑल्टरनेटिव, अब भी बोले हैं, याद आ गया चलें देखें, एक फॉर एग्जांपल एक शख्स है जो कहीं बाहर जा रहा था, तो उससे कहा गया कि यार मेरी बात सुनो, तुम ना ये 10 लाख रुपए मालियत की ड्रग्स ले आना। अगर ना मिलें या तुम ना ला सको तो फिर इन्हीं 10 लाख रुपए मालियत की तुम LCDs ले आना या लैपटॉप्स ले आना। बताएं इसे आप क्या कहेंगे? ऑल्टरनेटिव, यानी या तुम ड्रग्स ले आना और ना ला सको तो फिर LCDs ले आना या लैपटॉप्स या जो भी आपने कोई लीगल चीज़ बताई उसे। तो इसको हम कहेंगे ऑल्टरनेटिव। ठीक है, अच्छा, ये तो ऑल्टरनेटिव का मतलब समझा है ना। अब ये तो बताएं कि इसकी वैलिडिटी के बारे में क्या कहते हैं आप लोग? ये इस एग्रीमेंट की वैलिडिटी के बारे में आप लोगों की क्या राय है? बड़े आप सियाने बने फिरते हैं, जरा ये तो बताएं ना। अगर वो लैपटॉप्स लाने की पोजीशन में है, मतलब जो लॉफुल चीज़ थी उसको लाने की पोजीशन में है, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर वो ड्रग्स लाने की पोजीशन में है जो कि इलीगल चीज़ है, तो फिर ये एक इलीगल एग्रीमेंट है और वाइड भी है। ओके हो गया? और कुछ? वाह माशाल्लाह, एंड चैप्टर एंड्स। ठीक है, चलें जी, ठीक है, ओके। फिर इतना, इसको तो एक दफ़ा पढ़ लें यहाँ पे। बंद कर दो।